Hello everyone, welcome back to my channel Economize Your Study. I am Uma and in this video I am continuing with the basic concepts part 2 of macroeconomics for class 12th. In the last video I taught you the concept of macroeconomics and classification of goods. If you want to study these two concepts, then please refer to my last video. The link is provided in the description box. In this video, I'll be covering the concept of investment, gross and net investment. Is there any difference between depreciation and capital loss? And what is accounting year? And what is the role of accounting year in economics? So, let's get started with the concept of investment. Investment refers to addition to the stock of capital. So, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कैपिटल में किसी भी तरह का चेंज आना. चेंज कैसा? यानी कि अगर कैपिटल में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट हुआ है या फिर कोई एडिशन हुआ है तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. इसको कैपिटल फॉर्मेशन के नेम से भी जाना जाता है बिकॉज़ यहाँ पे कैपिटल आपका फॉर्म हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है तो इसका मतलब कैपिटल फॉर्म हो रहा है. ओके, सो हियर द कैपिटल इम्प्लाइज मनी which can be in any form. Okay, it may be in the form of land, it may be in the form of machine और किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जैसे कि आपका कोई भी असेट है या वेल्थ है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं. सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इज I is equals to delta K. Here the symbol delta represents change. Change in what? Change in capital. अगर आप किसी भी कैपिटल का चेंज मेजर कर लेते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है. और ये चेंज आप कैसे मेजर करेंगे? इस चेंज का मतलब होता है कि आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि लेट्स से कि आपके पास 2020 में 5 लाख का कैपिटल था एंड देन 2021 में वो कैपिटल इंक्रीज़ होके हो गया 10 लाख. तो आपके पास कैपिटल में चेंज कितना आया? जब आपने लास्ट ईयर का यानी कि ईयर के एंड का जो कैपिटल है वो माइनस कर दिया ईयर के बिगनिंग वाले कैपिटल से, तो वो आपका चेंज इन कैपिटल होता है. ओके, तो यहाँ पे चेंज इन कैपिटल कितना है? यहाँ पे चेंज इन कैपिटल है 10 माइनस 5 लाख. सो यही आपका इन्वेस्टमेंट भी हुआ. ओके, और अब इसी चीज़ को अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कर लेंगे. लेट्स से सपोज़ मेरे पास 2 लाख रुपीज़ हैं और मैंने उसे अपने पास 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स और हमेशा के लिए अपने पास एज इट इज़ रखा हुआ है. ओके, सो विल इट बी इन्वेस्टमेंट? ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये होगा सेविंग. ये सेविंग इसलिए होगा बिकॉज़ ये मेरे पास एज इट इज़ रखा ही हुआ है, इसमें कोई चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए ये मेरी सेविंग हुई. अगर हम इसे बैंक में जमा कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, तो इससे हमारी जो वैल्यू ऑफ कैपिटल है या फिर कैपिटल में एडिशन हो रहा है, कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ. अगर हम इसे मशीन परचेज कर लेते हैं और प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं और फिनिश्ड गुड में तैयार कर देते हैं तो ये फिर हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ बिकॉज़ इससे हमारे पास कुछ ना कुछ रिटर्न आ रहा है. जैसे मैंने कुछ भी प्रोड्यूस किया, लेट्स से मैंने पेन प्रोड्यूस किया और उसकी कॉस्टिंग मेरे पास 10 रुपीज़ की आ रही थी. देन उसकी मैंने प्राइस रखी 20 रुपीज़ की, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया?
₹10 का। सो वो ₹10 जो हैं वो मेरा डेल्टा के है, डेल्टा के भी बोल सकते हो, या फिर ये आपका प्रॉफिट है जो आपको आगे इन्वेस्टमेंट करने में और हेल्प करेगा। इस ₹10 को आप आगे इन्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर आप सेव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। और इफ़ मैं बैंक में पैसे जमा करा के, डिपॉजिट करवा के और उसे विड्रॉ कर देती हूँ आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो मेरे पास ये अमाउंट बढ़कर निकलेगी 2 लाख से 2,10,000। इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी में इंक्रीज़ हुआ, तो ये हमारा फिर इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके, गॉट इट? नाउ देन there are two types of investment: fixed investment and inventory investment. Fixed investment, as the name suggests, कि fixed investment वो investment होता है जो fixed asset पे लगाया जा रहा है, यानी कि investment का मतलब तो ये था कि addition in capital, stock of capital, but fixed investment का मतलब है कि addition या फिर increase in stock of fixed capital। और inventory investment में हम लोग ये बोल सकते हैं कि चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। ना व्हाट इज़ इन्वेंट्री स्टॉक? इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब होता है कि इसमें आपका फिक्स्ड एसेट के अलावा जितने भी और एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन में वो सब आ जाते हैं, सच एज रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड गुड्स। जो भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी तरह के गुड्स यूज़ कर रहे हो, या फिक्स्ड एसेट्स के अलावा आपके जो भी छोटे मोटे जो शॉर्ट टर्म के जो खर्चे होते हैं वो सब आपके इन्वेंट्री स्टॉक में आ जाता है। स्टॉक का स्टॉक हेयर मीन्स कोई भी चीज़ जो हो रही है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज़ होना, या फिर कोई भी चीज़ अपने पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी रखी हुई है। स्टॉक का मतलब जनरली अपने लेमन टर्म में, अपने लेमन लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि किसी भी शॉप पे आप जाते हो तो वो आप उनसे कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हो, बट उनके पास वो स्टॉक में नहीं होती है, तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देते हैं कि मैम ये अब हमारे पास स्टॉक में नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनके पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ नहीं है, यानी कि अब वो स्टॉक अगर कभी आएगा तो वो आपको वो आगे दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ओके, तो स्टॉक का मतलब यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कोई चीज़ होना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस करेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, बिकॉज़ ये खर्चा ही बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मशीनरी पे या फिर इक्विपमेंट्स पे, बिल्डिंग, या फिर आप कोई प्लांट खड़ा कर रहे हो, कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, या फिर कोई लैंड खरीद रहे हो, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट है, ये आपके पास ही रहेगा, ये आपके पास से कहीं नहीं जा सकता। लेकिन इन्वेंट्री स्टॉक ये है कि इसमें चांसेस ऐसे होते हैं कि वो कभी आपके पास रह भी सकता है और कभी नहीं भी रह सकता। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। यानी कि इन्वेंट्री स्टॉक में आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे कितना चेंज आ रहा है, तो वो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा, और ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है आपको, यानी कि ये छोटे मोटा खर्चा जो होता है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, एक्सपेंडिचर। इसको कैलकुलेट करने का, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस कर देंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चेंज इन कैपिटल में किया था, 2021 का जो कैपिटल था हमारे पास वो हमने माइनस किया था 2020 के कैपिटल से। सो हमें वो ओवरऑल जो चेंज पीरियड में हुआ है वो पता चल जाता है कि कितना चेंज आया है। इन द सेम मैनर हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। और इन दोनों जो भी ये दोनों टाइप्स हैं, इन दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंसेस हैं। सिग्निफिकेंस ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का होता है, बिकॉज़ इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इसमें जाता है, तो यहाँ पे आपका इसलिए इसका सिग्निफिकेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी।
प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज़ होता है जब आप किसी मशीन पे एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है, और आप कभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन में आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी विद द हेल्प ऑफ लेबर, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मशीन भी लगा देते हो लेबर के साथ तो उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, तो वो एक दिन में ये यूनिट है, हाँ, तो वो एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर पाएगा, वो 10 यूनिट्स के बजाय 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो मतलब इसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। अगर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है तो ये हमें आउटपुट भी ज़्यादा देगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, और इससे अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ मीन्स हेयर इम्प्लाइज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी का मतलब होता है कि अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारी फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ये आपको नेशनल इनकम में ये टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ, सो वहाँ पे आपको और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। सो यहाँ पे ये तो सिग्निफिकेंस हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो सप्लाई ऑफ इनपुट्स होती है, ये यूजुअली रॉ मटेरियल्स और ये सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स आर इनपुट्स, और जब हम इनको प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमें क्या देंगे, आउटपुट। ओके, सो ये इनपुट्स जो होते हैं, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स होती है इनकी, यानी कि हमारे पास एक ही टाइम पे बहुत लार्ज अमाउंट पे स्टॉक होता है एक चीज़ का। रॉ मटेरियल्स अगर हम लोग ख़रीदते हैं तो वो बल्क में ख़रीदते हैं, और बल्क में ख़रीदते हैं वो भी एक बार में ख़रीदते हैं। सो इसलिए उसकी सप्लाई अनइंटरप्टेड हो गई, यानी कि मार्केट में अगर कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है तो आप उस अनसर्टेनिटी से भी बच सकते हैं। ओके, अगर आप कोई चीज़ बल्क में ख़रीदते हैं तो सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट में रॉ मटेरियल पड़ा है, रखा हुआ है, तो फिर आप उसे प्रोडक्शन में इजीली लगा सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन से। नाउ द टॉपिक कम्स डेप्रिसिएशन। इससे पहले ये ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म्स हैं, ये समझने से पहले हम लोग डेप्रिसिएशन समझेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो कैपिटल हमारे पास है उसकी वैल्यू जब कम हो जाती है, उसकी वैल्यू जब लूज़ होने लग जाती है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा था तो वो हमारे लिए क्या था, इन्वेस्टमेंट था, बट जब कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है तो वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन हुआ। यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो जब हम कोई कैपिटल यूज़ करते हैं तो उसके जनरल यूज़ की वजह से होता है। ओके, सो इसके जो रीज़न्स होते हैं, 3 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर, कोई भी चीज़ हम लोग ख़रीदते हैं तो वो कभी किसी टाइम पे डैमेज हो जाती है, फिर उसको रिपेयर करवाना होता है, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट लगती है, सो इसलिए उसको नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से भी वो डेप्रिसिएशन हो सकता है। फिर पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी हो सकता है। सपोज़ मैंने एक फ़ोन ख़रीदा 15,000 रुपीज़ का, फिर मैंने उसे साल भर इतना यूज़ नहीं किया, मेरे इतना काम नहीं आया वो, सो आई थॉट मैं इसे बेच देती हूँ, क्या पता मुझे सेम प्राइस में मैं इसे सेल कर पाऊँ। सो मैंने उसे सेल किया तो वो मुझे उस प्राइस पे नहीं बिका जिस प्राइस पे मैंने उसे ख़रीदा था, तो मैंने उसे सेल किया 10,000 में, यानी कि 1 ईयर में उसकी 5,000 की वैल्यू कम हो गई, तो वो 15,000 का जो फ़ोन था वो 10,000 में बिका। अगर मैं सिमिलरली सेकेंड ईयर आफ्टर 2 इयर्स मैं उसे सेल करती हूँ अगेन, तो फिर उसकी और वैल्यू कम हो जाएगी, क्या पता वो मुझे 5,000 में बेचना पड़े। सो इसलिए पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी कभी कभी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, चाहे हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करें या नहीं करें, दैट डजेंट मैटर। फिर थर्ड आपका है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस।
एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि वो चेंजेस जो हमें एक्सपेक्टेड हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होगा, ओके, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ कैपिटल हमारी कम होगी। यानी कि वो रीज़न ये हो सकता है, एक तो टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से, चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि कभी हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, हमें अपडेट करने की ज़रूरत है, बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई, सो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन हो सकता है। सेकेंड, आपका डिमांड फॉर गुड्स की वजह से, मार्केट में कभी जो आपके बायर्स होते हैं उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, टेस्ट वगैरह, फैशन में चेंज होना, तो उसकी वजह से जब डिमांड में चेंज आ जाता है उसकी वजह से भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है। देन आपका ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस तो वो होता है दैट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द प्रोड्यूसर, बट जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है वो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके प्रोडक्शन में ऐसी भी चीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेचुरल कैलमिटी कुछ आ गई है, उसकी वजह से फैक्ट्री को नुकसान हुआ है, आग लगना, फायर, उसकी वजह से कुछ भी नुकसान वगैरह होना, उसे हम लोग अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलेंगे, जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो गया। ओके, सो इससे आपका डेप्रिसिएशन नहीं होता है। डेप्रिसिएशन उन्हीं चीज़ों की वजह से होता है जो एक प्रोड्यूसर को आइडिया होता है कि इन चीज़ों की वजह से, इन रीजंस की वजह से डेप्रिसिएशन हो सकता है मेरे कैपिटल का। बट अनएक्सपेक्टेड तो आपका अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा ना, उसकी वजह से कभी चेंज नहीं होगा डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में ये डिफरेंस भी बताया हुआ है मैंने, कि जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है उसकी वजह से आपका कैपिटल लॉस होता है, बट जब हम उसे जनरली यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल को प्रोडक्शन प्रोसेस में कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन हो सकता है। इनके 3 रीज़न्स तो मैंने आपको बता दिए थे, बट कैपिटल लॉस के जो रीज़न्स हैं ये अनसर्टेनिटी की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल कैलमिटी, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया हमारी इकोनॉमी में, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हमारा कैपिटल में जो लॉस हो जाता है उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से यहाँ पे कैपिटल लॉस होता है बट डेप्रिसिएशन नहीं होता। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इवन इफ नॉट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हम उसे यूज़ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन हो गया, फिर भी आपका कैपिटल लॉस हो गया, तो उसे कैपिटल लॉस बोलेंगे। Okay, then here comes the concept of gross and net investment. Gross and net investment सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है depreciation, and it is very important for the point of view of national income, because इसी के थ्रू हम लोग national income कैलकुलेट करते हैं, उसी का ये छोटा सा पार्ट है। सो ये जो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो वो आपका बन जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। कैसे बनेगा? बिकॉज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो एक्सपेंडिचर आपका पुराने एसेट्स पे और न्यू एसेट्स पे दोनों पे लग रहा है, उसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। यानी कि टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि इसमें न्यू कैपिटल भी आ गया, टोटल में आपका कौन कौन आ जाता है, सारा, यानी कि न्यू भी आ गया एंड ओल्ड भी आ गया, तो इसमें ये दोनों आ जाते हैं। बट इन द नेट इन्वेस्टमेंट देयर इज़ ओनली एक्चुअल एडिशन। जो आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल होता है, एग्जिस्टिंग वो नहीं इसमें इंक्लूड होता, बट जो न्यू वाले होते हैं, न्यू कैपिटल या फिर न्यू एसेट्स, उस पे जो एक्सपेंडिचर लगता है वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, सो अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हो उसमें डेप्रिसिएशन प्लस इसीलिए होता है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन बिकॉज यहाँ पे ओल्ड कैपिटल भी है अपने पास। ओल्ड कैपिटल होने की वजह से इसकी रिपेयरमेंट कॉस्ट लगेगी या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगेगी,
तो इसकी वजह से भी आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, ठीक है। इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी, बट नेट इन्वेस्टमेंट में आपकी डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होगी, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस होगी। ओके, सो ये थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का हो गया और ये थोड़ा सा कम लेवल का हो गया, नैरो मान लो। नैरो भी नहीं बोल सकते, बट हाँ ये एक्चुअल होता है हमारे पास, बट ये ओवरऑल होता है। सो इसमें आपका थर्ड डिफरेंस ये है कि इट डज़ नॉट शोज़ द एक्चुअल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ये आपका एक्चुअल एडिशन नहीं बताता है, क्योंकि एडिशन क्या होता है, आपने कितना ऐड किया है, न्यू वाला कितना ऐड किया है, बट ये तो आपको टोटल ही बताता है। बट नेट इन्वेस्टमेंट में आपने जो एक्चुअल आपका जो नेट है या एक्चुअल एडिशन, वो एग्जिस्टिंग स्टॉक में कितना एक्चुअल एडिशन हुआ है, न्यू आपका कितना कैपिटल आया है, ओनली वो बताता है। और ये ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है। ओके, सो इन दोनों का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए आपके लिए ये फॉर्मूला इस वे में रेडी किया है। ग्रॉस थोड़ा सा बड़ा होता है, दैट्स वाई अगर इसको ग्रॉस से नेट में जाना है तो वो माइनस डेप्रिसिएशन होगा, और नेट थोड़ा छोटे लेवल का होता है, छोटे से इसको बड़े में जाना है, ग्रॉस पे जाना है तो वो प्लस डेप्रिसिएशन होगा। तो आप इस तरह से भी इसे रिमेंबर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, बिकॉज नेशनल इनकम में काफ़ी जो डेप्रिसिएशन टर्म है ये काफ़ी चेंज होकर अलग अलग नेम्स में पूछी जाती है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। कैपिटल को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन यानी क्या, कंटिन्यूसली अपन प्रोडक्शन में किसी कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लॉस ऑफ वैल्यू हो रही है। सो कंजम्पशन, हमने अपने फिक्स्ड कैपिटल का कितना कंजम्पशन किया है, ठीक है, यानी कि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये सारे इसके अदर नेम्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड डिप्रिसिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। डिप्रिसिएशन आपका मैनेज कर सकते हैं बिकॉज ये पता रहता है प्रोड्यूसर को, बट कैपिटल लॉस होता है जिसमें प्रोड्यूसर अवेयर ही नहीं होता, सो इट कैन नॉट बी मैनेज्ड। हम लोग ये अकाउंटिंग ईयर पढ़ने वाले हैं। इंडिया में आपका अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल जो आपका है वो प्रीवियस ईयर का, और 31 मार्च आपका जो प्रेजेंट ईयर का, ठीक है। सो ये आपका 31 मार्च तक का होता है। एंड इसमें आपका जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, ये दिस पीरियड इज़ ऑफ 12 मंथ्स का होता है, और यूज्ड बाय गवर्नमेंट, बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवर विच अकाउंट्स आर कैलकुलेटेड। जो ये ईयर होता है, इस ईयर में आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं, और इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में इस पीरियड के अंदर हमें हमारे कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है वो हम एस्टिमेट करते हैं, किसके फॉर्म में, नेशनल इनकम के फॉर्म में। सो ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इसी ईयर के अंदर हमें नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना होता है। जो हम डेटा लेते हैं वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का लेते हैं, और उसे 31 मार्च तक हमें एस्टिमेट कर देना होता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसमें, इट इज़ द ईयर इन विच द नेशनल इनकम इज़ एस्टिमेटेड फॉर द कंट्री, जिसमें आपका जितनी भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई हैं वो हम लोग मेजर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, Basic Concepts Part 2. In the next video, I'll be continuing with the Basic Concepts Part 3 of Macroeconomics, in which I'll be teaching you the concept of stock and flow, real and money flow, and if possible मैं आपके लिए सर्कुलर फ्लो भी
कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। So if you liked my video, then please like, subscribe and follow my Telegram channel, and also share with your friends. If you want to learn other topics related to economics, then please comment and let me know आपको कौन से topics समझने हैं। And wish you all the best for your exams, and also join my Telegram channel। वहाँ पे मैं आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस एंड नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। सो ऑल्सो जॉइन द चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।